नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे हमारे जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे, उसके अंतर्गत हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, वो भी अप्रैल और मार्च माह के, यानी मार्च और अप्रैल महीने के जो प्रमुख पुरस्कार और सम्मान है वो हम पढ़ेंगे। हमारी जो करंट अफेयर की है वो राष्ट्रीय करंट अफेयर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो आने वाले पटवारी और वीडियो एग्ज़ाम या फिर फर्स्ट ग्रेड सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी, जिनमें यह जो टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंतर्गत है वो हमने दो तरह के वीडियो बना रहे हैं। एक तो मैंने जो वीडियो बनाए थे जो जिसमें सूचकांक करवाए, प्रमुख योजनाएं करवाई, नीतियाँ करवा दी, फिर जिसमें मैंने आपको प्रमुख पुरस्कार भी करवाए हैं मैंने, और उसके अंदर मैंने साइंस टेक और बाकी जो है चीज़ें वो भी मैंने करवाई है। तो वो जो सीरीज़ है उसके अंतर्गत मैंने शॉर्ट्स चीज़ें ली है, वो भी मैंने कब की ली है, अगस्त 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक का उसके अंतर्गत मैंने जो करंट अफेयर है वो शामिल किया था, जिसके अंदर शॉर्ट चीज़ें हैं। यानी आपको करंट अफेयर कब पढ़ना है, जैसे पटवारी की अगर बात करूँ तो मैं वो आपको पढ़ना है दिसंबर या जनवरी से लेकर के जुलाई माह तक आपको पढ़ना है। ठीक है, कब, दिसंबर या जनवरी से। यदि आपको लगे कि सर इससे पहले का कुछ पार्ट जो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारे को छूट नहीं जाए, तो उनको कवर करने के लिए मैंने ये सीरीज़ लाया था मैं, जो अगस्त से लेकर के फरवरी तक के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स उसमें शामिल करते हैं। छोटी छोटी क्लासें हैं, 15-15, 20-20 मिनट की छोटी छोटी क्लासें हैं, 4-5 क्लासें हैं, वो आप देख लेना, ताकि उस महीने का जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके काम आ जाएगी। प्लस इसके अंदर दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने का वैसे भी है जो आप लोगों को पढ़ना ही है। फिर उनके अलावा मैं जो एक और सीरीज लेके आ रहा हूँ, उसके अंतर्गत हमारे 2-2 माह के करंट अफेयर्स आ रहे हैं। जैसे अभी पुरस्कार और सम्मान में पढ़ा रहा हूँ मार्च अप्रैल माह का, उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊँगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी मैं आपको पढ़ा दूँगा दिसंबर, जनवरी और फरवरी। एक क्लास और आएगी, उसके अंतर्गत इन 3 महीनों का क्या भाई प्रमुख पुरस्कार और सम्मान आएगा। और उसके बाद में मार्च अप्रैल है, मार्च और अप्रैल की बात करें हम तो वो इस क्लास के अंदर आ गया मार्च अप्रैल। और फिर अगली क्लास के अंदर हम ले लेंगे मई और जून हो या फिर जुलाई भी ले लेंगे। ठीक है, तो पुरस्कार और सम्मान है वो मैं 3-4 क्लास में आपको है वो करवा दूंगा। क्लासें हमारी 15-15, 20-20 मिनट की छोटी छोटी क्लासें रहेगी, और मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको करवा दूंगा। ठीक है, यदि आप मेरे पे विश्वास कर रहे हो और जो जितना मैं बता रहा हूँ उतना करंट अफेयर अगर आप पढ़ लेते हो तो ही आपके लिए वो क्या है, ये मोर देन एनफ है, सफिशिएंट है। जो आपके 10 प्रश्न आते हैं पटवारी में, उनमें जो है वो 7 से 8 प्रश्न मैं करवाने की कोशिश करूँगा। सभी प्रश्न की कोई गारंटी नहीं देता है, ठीक है, जहाँ पर पॉसिबल होते हैं वहीं पे गारंटी देते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मेरे को लग रहा है कि मैं करवा सकता हूँ 30 आउट ऑफ 30, तो इसलिए उसके बारे में मैंने आपको कहा रखा है कि मैं वीडियो के अंदर इकोनॉमिक्स पार्ट है उसमें 30 आउट ऑफ 30 करवाऊँगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखो, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड, कौन सा अवार्ड है भाई, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड है हमारा पहला अवार्ड है पीएम एक्सीलेंस अवार्ड। ये सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल 2025 के अवसर पर प्रदान किया गया था, और इसके तहत इनोवेशन श्रेणी में क्या है भाई सम्मानित किया गया। यानी पहली बात तो आपके जो अवार्ड है, अवार्ड का क्या नाम है, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड, और आपको याद रखना है ये किस श्रेणी में दिया गया भाई, इनोवेशन श्रेणी में अंदर। ठीक है, इनोवेशन श्रेणी के अंदर ये दिया गया, और ये क्या है, ये महत्वपूर्ण श्रेणी है, इसके बारे में है वो प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि पीएम विश्वकर्मा योजना, पोषक ट्रैकर ऐप, शिक्षा सेतु अहम और सुगम्य पुस्तकालय, यानी ये है कि जो पीएम एक्सीलेंस जो अवार्ड है उसके अंतर्गत इनोवेशन श्रेणी के अंदर इन 4 है वो, इन 4 योजनाओं को, इन 4 है इनोवेशन को दिया गया था। कौन सा, एक तो पीएम विश्वकर्मा योजना, एक पोषक ट्रैकर ऐप, एक शिक्षा सेतु अहम और एक सुगम पुस्तकालय। यानी इन 4 के नाम आपको याद रखना है। इनोवेशन श्रेणी के तहत पीएम एक्सीलेंस अवार्ड इन 4 को मिला है। ठीक है, सिविल सर्विसेज डे के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में इस समारोह का आयोजन 21 अप्रैल को हुआ था, क्योंकि 21 अप्रैल को क्या है, सिविल सर्विसेज डे है। ठीक है, इसके तहत 3 श्रेणियों में 14 पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड है वो दिए गए थे इनोवेशन श्रेणी के लिए। यानी आप ये देखो कि 3 श्रेणियां हैं और उसके अंतर्गत कितने, 14 है वो पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड दिए गए, जिसके अंतर्गत इनोवेशन श्रेणी के लिए 4 दिए गए। कौन से 4, ये पीएम विश्वकर्मा योजना, पोषक ट्रैकर ऐप, शिक्षा सेतु और सुगम पुस्तकालय, ये 4 इनोवेशन श्रेणी के दिए गए थे। कुछ दिए गए थे जिले के समग्र विकास एवं जिलों में आकांक्षी ब्लॉक योजना के लिए 5 दिए गए। यानी जिलों के समग्र विकास के लिए क्या दिए गए, 5 पुरस्कार, और आकांक्षी ब्लॉक योजना के लिए भी कितने दिए गए, 5 पुरस्कार। ठीक है, यानी 5 ब्लॉक को दिए गए और 5 दिए गए जिलों को, 10, और 4 दिए गए अपने इनोवेशन श्रेणी के। टोटल कितने, 14 पुरस्कार दिए गए थे 3 श्रेणियों के अंतर्गत।
ठीक है। तो अब 4 को तो नाम याद ही रख लेना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पोषक ट्रैकर ऐप, शिक्षा सेतु ओम और सुगम पुस्तकालय। उसके बाद में देखो ये जो 4 दिए गए थे उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, बाकी अपन देख लेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना है, उनको इनोवेशन, उन्होंने क्या इनोवेशन किया, तो 2.65 करोड़ पारंपरिक कारीगरों को 3300 करोड़ के इन्होंने क्या दिया भाई, लोन दिया है। ठीक है, इसलिए ये जो नया इनोवेशन श्रेणी के अंदर इसको अवार्ड दिया गया है। शिक्षा सेतु ओम, ये क्या है भाई, असम की योजना है। क्या है, असम की योजना है, जिसमें 50 लाख छात्र शिक्षक मोबाइल ऐप पर चेहरा दिखाकर उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ऐप से 3 लाख फर्जी नामांकन हटे हैं और 100 करोड़ रुपए इन्होंने क्या भाई बचाए हैं। ठीक है, तो ये भी एक नया इनोवेशन है शिक्षा सेतु ओम ऐप असम का। एक पोषण ट्रैकर ऐप है, ये 8 करोड़ बच्चों की सेहत की निगरानी करता है। 14 लाख आंगनबाड़ियों में बच्चों के विकास पर है वो नज़र रखता है, इसलिए ये पोषण ट्रैकर ऐप है, इसको भी पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया है। सुगम पुस्तकालय कहाँ का भाई, मुरादाबाद का है। कहाँ का है, मुरादाबाद का है। ब्रेल स्पीच टू टेक्स्ट स्पीच फिजियोथेरेपी से 4500 दिव्यांग बच्चों को इन्होंने लाभ दिया, यानी सुगम पुस्तकालय मुरादाबाद में ऐसा पुस्तकालय है जिन्होंने मतलब है जो स्पेशल एबल्ड है, जो चाइल्ड है, उनको 4500 दिव्यांग छात्रों को क्या है भाई इन्होंने लाभ पहुंचाया है, इसलिए इनको पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड है वो दिया गया। अब यदि बात करें कि भाई समग्र विकास के लिए 5 जिले, तो एक तो राजकोट गुजरात का था, दूसरा गोमती त्रिपुरा का था, तीसरा तिनसुकिया असम का था। इन्होंने राजकोट ने क्या किया, सूर्यघर योजना में 32,000 घरों में सोलर पैनल व 9,000 पीएम आवास बनवाए। गोमती त्रिपुरा ने क्या किया, 3 लाख 8 आयुष्मान जो है 3.8 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए, 32,000 पीएम आवास व 5200 विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन करवाए। ठीक है, तिनसुकिया असम क्या है, तो इस जिले ने क्या किया, 2 लाख नल कनेक्शन दिया, 34,000 आवास व 6.1 लाख आयुष्मान कार्ड है इन्होंने बनाए। ठीक है, हालांकि आपके जो एग्ज़ाम के अंदर इसमें से कोई प्रश्न नहीं आएगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है मैंने आपको जानकारी के लिए बताए हैं कि भाई इन योजनाओं, क्योंकि ये आपके आगे भी काम आने वाले, जब पटवारी या ग्राम सेवक बन जाओगे तो उसमें भी ये चीज़ें काम आने वाली है, आप लोगों से ये काम करवाएंगी। ये जितने भी काम किए ना, कार्ड बनाना, ये आवास और ये विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन या कैंप लगता है, तो आप लोगों की उसमें ड्यूटियाँ लगती हैं। ठीक है, और आप लोग इनमें है वो काम करवाते हो, और ये जो आंकड़े हैं आप लोगों की मदद से यहाँ तक पहुँचते हैं और फिर ये टॉपर बनते हैं और इनको पुरस्कार मिलते हैं। तो आप जिस जिलों में काम करोगे तो हो सकता है कि आप अपनी मेहनत से अपना जिला है उसको भी आप टॉप ला सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताने के लिए जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ से एग्ज़ाम पूछने की संभावना नहीं है, वो लगभग 1-2% ही है। ठीक है, कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर है, इसकी कलेक्टर आयुषी सूद ने 35,000 मातृवंदना लाभार्थी, 5 लाख आयुष्मान कार्ड बांटे, 13,000 विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन करवाए, 1 लाख से ज़्यादा किसानों को इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड है वो जारी किए। ठीक है, इतना काम इन्होंने करवाया, इसलिए इनको क्या मिला है भाई, एक्सीलेंसी अवार्ड, पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड मिला है। मुख्यतः इनमें सभी योगदान किसका होता है भाई, मुख्यतः ये कलेक्टर को मिलता है, लेकिन इसको योगदान कलेक्टर के नीचे काम करने वाले जिले के समस्त कर्मचारियों का होता है, जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर है वो अपना बेखूबी योगदान देते हैं। कोरापुट ओडिशा है, इसका कलेक्टर कीर्तिवासन था, इन्होंने 1.3 लाख पीएम आवास, 47,000 मातृवंदना लाभार्थी और 3.8 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए। यानी आप लोगों को यहाँ से पता चल रहा है कि अगर कलेक्टर चाहे तो वह वो किसी भी जो है ज़िले को टॉप पे ला सकते हैं। अपने जो कलेक्टर हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि भाई जो है अपना ज़िला है वो टॉप पर लाई, और ये सभी के बीच में जो है वो प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। हमारे भी जब जिला कलेक्टर महोदय हैं वो भी हमारे मतलब इतना सारा दिन इतने मैसेज पे मैसेज और ग्रुपों में और इतना मतलब इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि वो सारा दिन ऐसे पूछते रहते हैं, ये इसका कहाँ तक जो है वो प्रोसेस हुआ, इसका कहाँ तक प्रोसेस हुआ, ये वो 1000 तरह की जो जैसे चीज़ें हैं उनमें लगातार कैंप लगाना और वो करवाना। अभी आपको पता है किसान जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें भी वो प्रथम स्थान प्राप्त किया था राजस्थान ने। तो ये सभी आप लोगों के और जिला कलेक्टर और सभी कर्मचारियों के सहयोग से ही हो पाता है। ठीक है, अब बात करें देखो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम यही सेम चीज़ें वो ब्लॉक पे आ गई। ठीक है, गमहरिया ब्लॉक झारखंड का है, 100% गांव डिजिटल स्वास्थ्य जांच, 90% लड़कियों ने 60% प्लस अंक, वे 18,000 महिलाओं ने जो है वो SHG से जुड़ी है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है वहाँ से 18% है वो स्वयं सहायता समूह है, वहाँ से 18,000 महिलाएं जुड़ी है इस ब्लॉक से, और सभी जो 90% लड़कियाँ उनके हैं वो परसेंटेज 60+ अंक है, यानी उनमें जो महिला शिक्षा में भी वृद्धि हुई है, और 100% डिजिटल गांव हुआ है भाई झारखंड का ये ब्लॉक है। ठीक है, प्रप्पा ब्लॉक है कासरगोड केरल का, इसके जो कलेक्टर हैं इन्होंने 279 जो कैंप हैं
में उसमें 16,500 आदिवासी लोगों को इन्होंने इलाज किया, करीब 11,800 मवेशियों का इन्होंने टीकाकरण किया भाई, ठीक है। नारनौर ब्लॉक इन्होंने क्या किया भाई, कलेक्टर ने 100% टीबी जांच करवा दी, 70% स्कूलों में साइंस लैब इन्होंने स्थापित करवा दी भाई, ये भी अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी काम करो अपने ज़िले के अंदर कुछ ऐसे यूनिक काम करे जिसे है क्या वो चर्चा में आ ही जाता है भाई, ब्लॉक हो या फिर जिला हो, ठीक है। गंगानगर ब्लॉक है, ये त्रिपुरा का ब्लॉक है। इनके जो कलेक्टर है इन्होंने 100% गर्भवती महिलाओं को पोषण स्कूलों में डिजिटल बोर्ड है वो लगवा दिए, यानी 100% स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगवाए भाई। गंगानगर ब्लॉक में जितनी भी स्कूल है उन्होंने डिजिटल बोर्ड लगवाए, ये अच्छी बात है, ठीक है। 3,000 हेल्थ कैंप, 100% साइल हेल्थ कार्ड और 26,000 घरों में इन्होंने क्या भाई नल और जाबुआ कलेक्टर इसमें सम्मानित हुए, यानी जो है वो रामा ब्लॉक या ब्लॉक वगैरह का नाम आपको याद नहीं रखना है, मैंने आपको इस जानकारी के लिए बताए हैं कि किस तरीके से क्या काम करते हैं, ये आपके फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार है, आपको याद रखना है भाई, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 किसको मिला है, तो कैप्टन राजेश उन्नी को मिला। किसको मिला भाई, कैप्टन राजेश उन्नी को मिला है, आपको याद रखना है। भारत सरकार द्वारा मुंबई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को है भाई, मतलब समुद्री दिवस कब है भाई, समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार 62वां था और मुंबई में आयोजित हुआ था। उस समारोह के दौरान भारत के समुद्री क्षेत्र में सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई, कैप्टन राजेश उन्नी को किया गया था भाई। किसको किया गया था, कैप्टन राजेश उन्नी को किया गया था। और ये भारत के समुद्री क्षेत्र में सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है भाई, ठीक है, कौन सा, वरुण पुरस्कार। तो ये कैप्टन राजेश उन्नी को दिया है, आपको याद रखना है। फिर आप उसके बाद में देखो 11वें वार्षिक ब्रेक थ्रू पुरस्कार, ये अप्रैल 2025 में 11वां वार्षिक ब्रेक थ्रू पुरस्कार है। ये विज्ञान के ऑस्कर के रूप में भी जानते हैं, यानी जो ब्रेक थ्रू जो पुरस्कार है ये इसको क्या कहते हैं भाई, विज्ञान के ऑस्कर के रूप में भी इसको जानते हैं। और ये 11वां वार्षिक ब्रेक थ्रू पुरस्कार है। इसकी घोषणा ब्रेक थ्रू पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा सांता मोनिका, कैलिफोर्निया और संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई, ठीक है। इन जगह इनकी घोषणा वो की गई। जम्मू कश्मीर में जम्मू विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के उच्च ऊर्जा भौतिकी समूह को फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय टीम के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यानी भाई ब्रेक थ्रू पुरस्कार है वो अपने क्या काम का है, हमारे एग्जाम के पोर्ट ऑफ से क्या काम का है, तो अपने एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा कि जो है वो राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के भाई भौतिकी समूह को या फिर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय टीम में हिस्से में शामिल किया गया, ऐसा ही प्रश्न आएगा। आपको जम्मू विश्वविद्यालय है वो नाम याद रखना। क्या याद रखोगे भाई, आपको याद रखना है जम्मू यूनिवर्सिटी, ठीक है। बस एक नाम याद रखना है, जम्मू यूनिवर्सिटी ब्रेक थ्रू पुरस्कार, इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा यहाँ से। फिर देखो अप्रैल 2025 में भारत के किस सैंड आर्टिस्ट यानी रेत कलाकार को ब्रिटेन के फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर्स अवार्ड से नवाजा गया भाई, ठीक है। तो सुदर्शन पटनायक। हालांकि ये भी प्रश्न पूछा जाएगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न। देखो कितने तरीके से पूछा जा सकता है। एक पूछा जाएगा यही सेम प्रश्न कि भारत के किस सैंड आर्टिस्ट रेत कलाकार को ब्रिटेन के फ्रेड डारिंगटन मास्टर्स अवार्ड से नवाजा गया, ये प्रश्न पूछा जाएगा। आप कहोगे सर सुदर्शन पटनायक। फिर यह पूछेंगे दूसरा प्रश्न कि सुदर्शन पटनायक का है वो क्षेत्र किस खेल से या किस कला से है या फिर क्या है, ठीक है। तो इसका संबंध किन से है, सैंड आर्टिस्ट ये रेत कलाकार है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है भाई। ऐसे पूछ लेंगे भाई हाल ही में चर्चा में रहे या फिर ये अवार्ड जीतने वाले सुदर्शन पटनायक है, उन्होंने किस क्षेत्र में अवार्ड जीता है, इस तरीके से प्रश्न आता है, ठीक है। या फिर तीसरा आता है कि सुदर्शन पटनायक को ये अवार्ड मिला है, उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसके लिए ये अवार्ड मिला है, ठीक है। या कहते हैं ये सुदर्शन पटनायक को हाल ही में है वो कौन सा अवार्ड मिला है, तो फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर्स अवार्ड मिला है सुदर्शन पटनायक को मिला है। ये ब्रिटेन का अवार्ड है, सैंड आर्टिस्ट है ये अवार्ड जीतने वाले वे पहले भारतीय हैं। ये अवार्ड वेमाउथ आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट फेस्टिवल के दौरान दिया गया, ठीक है। उनकी कृति कौन सी है, भगवान गणेश की 10 फुट ऊंची रेत की मूर्ति के लिए भाई, ठीक है, दिया गया। कौन सी मूर्ति, भगवान गणेश की इन्होंने बनाई, 10 फुट ऊंची रेत की मूर्ति बनाई थी, इसके लिए उनको दिया गया। ये लाइन भी आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। तो सुदर्शन पटनायक को याद रखना है, ये वरुण पुरस्कार है उनको भी याद रखना है, ब्रेक थ्रू में याद रखना जम्मू यूनिवर्सिटी। उसके बाद में 24 अप्रैल 2025 को किस भारतीय फिल्मकार को फ्रांस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान किया गया भाई, पायल कपाड़िया को दिया गया। देखो आप जब याद पढ़ रहे हो करंट अफेयर तो आपके पास में यदि व्हाइट पेपर है तो आप इसके अंदर शॉर्ट चीज़ें हैं वो लिखते जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय एक फिल्मकार है जिसको फ्रांस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान मिला है, प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान मिला है पायल कपाड़िया। ये क्या है भाई, पायल कपाड़िया कौन है,
ये क्या है, भारतीय फिल्म निर्देशक है। क्या है भाई, भारत की एक फिल्म निर्देशक है, डायरेक्टर है पायल कपाड़िया। उनको सिनेमा में योगदान के लिए फ्रांस के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है ऑफिसियर द ले ऑर्डर दे जार ए लेत्र है। ठीक है, यह जो है वो फ्रांस का सम्मान है। ठीक है भाई, इतना बड़ा नाम है तो अपने को नाम का तो ध्यान ही रखना है भाई, याद तो मुझे पता है किसी को नहीं होगा। ठीक है, ऑफिसर द ले ऑर्डर दे जार लेत्र। ठीक है, अपने को भी याद नहीं रहता था, अपन तो बस थोड़ा बहुत ऐसे याद करते थे, लेत्र जहाँ आ जाए वो है वो फ्रांस का प्रतिष्ठित नागरिक है, लेत्र है, ऐसे अपन थोड़ा थोड़ा आइडिया, इसको एक टॉपिक एक पॉइंट पकड़ते, एक वर्ड पकड़ते और उससे मिलान करके याद कर लेते। ठीक है भाई, तो आपको याद रखना है पायल कपाड़िया को ये लेत्र वाला जो पुरस्कार है, फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान, ये मिला है। मुंबई में आयोजित समारोह में फ्रांस के महावाणिज्य दूत जीन मार्क शेरे शार्ले, ठीक है, जीन मार्क शेरे शार्ले ने फ्रांस की सरकार की ओर से ये सम्मान दिया है। पायल कपाड़िया को मई 2024 में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी जो करती है निर्देशित फिल्म है वो कौन सी है भाई, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। कौन सी है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट इनकी फिल्म है। आपको कितना याद रखना है कि भाई फ्रांस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है वो पायल कपाड़िया को मिला है। ये भारतीय फिल्मकार निर्देशक है, सिनेमा में योगदान के लिए इनको मिला है। तो ये तो सबको पता है, फिल्मकार होंगे तो सिनेमा में योगदान के लिए मिलेगा, तो इतनी चीज़ें याद नहीं रखनी, इतना ही लिख दो आप तो, फ्रांस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान भारतीय फिल्मकार पायल कपाड़िया को, बस इतना याद रख लो। नीचे लिख दो 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड है वो भी इनको मिला था। ये 3 चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है, एक लाइन में अंदर, ये जो है वो मामला ख़त्म। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 100% है। पूछा जाने वाला प्रश्न है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि किसको मिला है। तो आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को मिला भाई। आपको इतना याद रखना है किसको मिला, ये पूछेगा, कुमार मंगलम को मिला भाई। किसको मिला, कुमार मंगलम बिरला है, इसको मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला भाई, लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार 2025 है ये मिला है, बस आपको इतना ही याद रखना है। आगे देखो, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 है। 20 अप्रैल 2025 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजन हुआ था। ये पहली बात हो, ये अवार्ड कहाँ हुआ था, मैड्रिड में। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड किसको मिला, राफेल नडाल को मिला। वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन अवार्ड मिला है पॉल वाल्टर, अरमान डुप्लाफिट्स, स्पोर्ट्स वुमेन, ठीक है, इनको मिला भाई। किसको मिला, पॉल वाल्टर, अरमान डुप्लाफिट्स, इसको मिला है। ठीक है, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है भाई, सिमोन बाइल्स को मिला है। वुमेन ऑफ द ईयर है वो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है, सिमोन बाइल्स को मिला है। जबकि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द अवार्ड मिला है पॉल वाल्टर को। ठीक है, कमबैक ऑफ द ईयर किसको मिला है, रेबेका आंद्राडे को मिला है, ब्राज़ील के हैं। ऋषभ पंत भी इसके लिए है वो नामित हुए थे भाई। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, बस ये लाइन याद रख लेना कि जो है वो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए जो है वो भारत के किस खिलाड़ी को जो है वो उसके लिए नामित किया गया था। कमबैक ऑफ ईयर जो अवार्ड है उसके लिए नामित किया गया था। आपके लिए सिर्फ यहाँ से प्रश्न बनता, एक तो स्पोर्ट्स आइकन याद रख सकते हो, राफेल नडाल, ये अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हो गया। आपके पटवारी के अंदर ये है नहीं, बाकी जो एग्जाम के लिए आप ये है वो आपको याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन पॉल वाल्टर, वुमन सिमोन बाइल्स, ये दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेगी जिनके अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हैं। बाकी पटवारी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ऋषभ पंत है जो है वो नामित हुआ है कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड टीम है, वो टीम ऑफ द ईयर है। तो आपको ऋषभ पंत वाला याद रखना, कमबैक ऑफ द ईयर, इतना ही लिख लो आप अगर लिख रहे हो तो। 36वें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025, 36th गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ऑफ द 25, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरा मानना है कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना तो सबसे बेस्ट है आप जैसे मैं बता रहा हूँ उनका शॉर्ट बना लोगे तो आप एग्जाम के लास्ट डे आपको करंट अफेयर रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी भाई। ठीक है, 36वां गोल्डमैन पर्यावरण ऑफ द ईयर, ये आप लिख लो, 36वां गोल्डमैन पर्यावरण ऑफ द ईयर कैलिफोर्निया यूएसए में वर्ष 2025 का गोल्डमैन पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार 6 बसे हुए महाद्वीपों के 7 ज़मीनी कार्यकर्ताओं को दिया गया, यानी 6 महाद्वीपों के, ये कैसे दिया, 6 महाद्वीपों के 7 कार्यकर्ताओं को दिया गया। किसको दिया, 6 महाद्वीपों के 7 कार्यकर्ता को है वो ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकता है कि ये 6-7 महाद्वीपों के या 6 महाद्वीपों के 5 कार्यकर्ता को दिया है, इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। कैलिफोर्निया में दिया गया था। एशिया महाद्वीप का ये पुरस्कार मंगोलिया के बटमुख लौदसंदस को दिया गया। हालांकि ये पटवारी के अंदर इस तरीके से जो है प्रश्न पूछने की संभावना कम रहती है क्योंकि राष्ट्रीय करंट अफेयर पूछा जाता है, भारत का इसके अंदर नाम भी नहीं है। ठीक है,
तो ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय है, तो ये वीडियो और बाकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी पटवारी वाले इसको नहीं लिखे, ठीक है। हालांकि पढ़े जरूर, क्योंकि आपकी वीडियो में काम आएगा। ऐसा नहीं हो कि अभी आप छोड़ दो फिर बाद में आपको पता ही नहीं चले क्या पढ़ना क्या नहीं, ठीक है। पढ़ना तो आपको सब कुछ है। एशिया महाद्वीप का ये पुरस्कार मंगोलिया के बटमुख लवसंदस को है वो मिला है, ठीक है। तो इसका नाम भी आप याद रख लेना वीडियो वाले। 19 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 19वें रामनाथ गोयनका पत्रकारिता में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किसे किया था भाई? मर्दुलिका झा को किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मर्दुलिका झा, ठीक है भाई। मर्दुलिका झा को किया गया था कौन सा पुरस्कार? 19वां रामनाथ गोयनका पत्रकारिता जो है उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया था मर्दुलिका झा को भाई, याद रखना, नई दिल्ली में। मर्दुलिका झा को साल 2023 में उनकी स्टोरी के लिए हिंदी कैटेगरी के रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड है उससे नवाजा गया भाई, ठीक है। इन्हें ये अवार्ड डंकी रूट के जरिए अमेरिका जाने की चाह रखने वाले हरियाणा और पंजाब के युवाओं पर की गई ग्राउंड रिपोर्ट के लिए दिया गया भाई, ठीक है। यानी जो पंजाब और हरियाणा के जो युवा है वो डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका जाना चाहते हैं। इनकी जो युवाओं की जो ग्राउंड रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी, उन ग्राउंड रिपोर्ट के लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया था, रामनाथ गोयनका पुरस्कार मर्दुलिका झा को भाई, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, और पटवारी वाला को तो विशेष रूप से ये याद रखना ही रखना है। फिर देखो, जून 2025 में किस भारतीय साहित्यिक सिद्धांतकार को वर्ष 2025 का होलबर्ग पुरस्कार प्रदान किया गया भाई? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखोगे आप, होलबर्ग, ठीक है। कौन सा पुरस्कार है भाई? होलबर्ग पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है। और ये किसको प्रदान किया गया था? गायत्री चक्रवर्ती जो है स्पिवेक, उनको प्रदान किया गया था ये, ठीक है। ये पुरस्कार मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून एवं धर्मशास्त्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए विद्वानों को दिया जाता है। ये नॉर्वे की सरकार देती है भाई। ये पुरस्कार किसको देती है? नॉर्वे की सरकार देती है, ये लाइन भी याद रखना। यानी नॉर्वे की सरकार पुरस्कार देती है। मिला किसको? भारतीय साहित्यकार को मिला है पुरस्कार। ये देखो नाम क्या, होलबर्ग है। ये कौन सी सरकार देती है भाई? नॉर्वे की सरकार देती है, ठीक है, होलबर्ग पुरस्कार। और मिला किसको? भारतीय को मिला है। ये बड़ी बात है भाई, ठीक है। तो किसको मिला है? भारतीय का नाम याद रखोगे आप, गायत्री चक्रवर्ती, गायत्री चक्रवर्ती याद रखोगे आप नाम, ठीक है। ये नोबेल पुरस्कार के बराबर ही प्रतिष्ठित माना जाता है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान होना चाहिए कि ये नोबेल पुरस्कार के बराबर प्रतिष्ठित माना जाता है। गायत्री चक्रवर्ती को दिया गया है। ये एक भारतीय है, नॉर्वे सरकार देती है, होलबर्ग पुरस्कार का नाम है, और ये मानविकी, सामाजिक, कानून और धर्मशास्त्र के योगदान में दिया जाता है भाई, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आप देखो, भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ 2024 यानी 59वां पुरस्कार है, वो किसको मिला भाई? विनोद कुमार शुक्ल को मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विनोद कुमार शुक्ल नाम भाई, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाने की संभावना 100% रहती है भाई इस प्रश्न की। ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उसकी जो है 100% संभावना रहती है। आप याद रख लेना, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 59 जो पुरस्कार है वो विनोद कुमार शुक्ल को है वो मिला है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, हिंदी साहित्यकार है। और 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो रामभद्राचार्य संस्कृत के लिए इनको मिला है भाई, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना आप, रामभद्राचार्य वाला भी याद रख लेना कि 58वां रामभद्राचार्य को मिला और 59वां विनोद कुमार शुक्ल को मिला भाई, ठीक है। ज्ञानपीठ भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। भारतीय साहित्य जगत का कौन सा पुरस्कार है भाई? सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। चलो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, ये अवार्ड किसको मिला भाई? आरबीआई को मिला है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पटवारी वालों के लिए, इसके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। पटवारी वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं जो है वो इसको याद जरूर करें भाई, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है जो किसको मिला है? आरबीआई को मिला है। सेंट्रल बैंकिंग लंदन देती है भाई। ये किसने दिया? सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने आरबीआई की पहलों, परवा और सारथी के लिए दिया गया भाई। तो अब आपको क्या याद करना है? पटवारी वाले और वीडियो वाले याद रख लेना इसको, सारथी वे जो है प्रभा। पहली बात तो ये दो सिस्टम, सारथी सिस्टम और प्रभा सिस्टम, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जो किसका इनोवेशन है? ये आरबीआई ने इनोवेशन किया था, और इसी इनोवेशन के कारण सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने इनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो अवार्ड दिया गया था भाई, ठीक है। तो सारथी और प्रभा क्या है? ये भारतीय रिजर्व बैंक का क्या है भाई? एक इनोवेशन है। तो दोनों का याद रखना, प्रश्न आ सकता है कि भाई सारथी क्या है, हाल ही में चर्चा में रही सारथी या फिर प्रभा है वो क्या है। तो ये प्रश्न आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है भाई, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में सारी चीज़ें। फिर आप देखो, 26 मार्च 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किए गए। ये 13 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया गया भाई, ये आपको याद रखना। देखो प्रश्न ऐसा आता है कि ठीक है भाई, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये कितनी श्रेणियों में किया गया था, ऐसा प्रश्न भी आता है। तो पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार है भाई, ठीक है, पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट ही है और ये 13 श्रेणियों में दिया गया था, जिसके अंदर देखो पुरस्कार श्रेणी एक तरफ और एक तरफ विजेता है। जैसे शीर्ष भारतीय व्यक्ति, यदि पेटेंट की बात करें तो सिद्धरामा शिवशंकर धरणे और डॉक्टर शवा गीतिका पांडा महिला और ये पुरुष। यानी यदि शीर्ष भारतीय व्यक्ति की बात करें जिन्होंने पेटेंट जो श्रेणी के अंदर पुरस्कार प्राप्त किया है तो वो सिद्धरामापा शिवशंकर धरणे पुरुष में, और महिला के अंदर किया है डॉक्टर शवा गीतिका पांडा को। और शीर्ष भारतीय व्यक्तिगत डिजाइन में डॉक्टर अनुषा जो है वो पी को मिला था। शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान पेटेंट के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर को है वो मिला। यानी संस्था में आईआईटी कानपुर है, व्यक्तिगत डिजाइन में डॉक्टर अनुषा है और शीर्ष पेटेंट व्यक्ति में सिद्धरामापा शिवशंकर धरणे और महिला में शवा गीतिका पांडे है भाई, ठीक है। उसके बाद में देखो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025, ठीक है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025। इसके अंदर जो राजस्थान जो भारत के जो अवार्ड जो एयरपोर्ट है, ठीक है, उनको आपको ध्यान में रखना क्योंकि आपने नेशनल करंट अफेयर है। यानी स्पेन के मैड्रिड में आयोजन स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 है वो मैड्रिड में आयोजित हुआ। इसके दौरान सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर 2025 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है वो घोषित किया गया। तो कौन सा एयरपोर्ट भाई? चांगी एयरपोर्ट है वो सिंगापुर का है, ठीक है, उसको सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है वो घोषित किया गया। हालांकि ये पटवारी को छोड़ के बाकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है, नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली के जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नई दिल्ली का, वो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का 32वां स्थान मिला है और 2025 में भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का है वो खिताब जीता। यानी इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नई दिल्ली वाला, या फिर उसको दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं, उसको कौन सा स्थान मिला है? 32वां स्थान मिला है, ठीक है। विश्व में अंदर कौन सा स्थान मिला है? 32वां स्थान मिला है। 2025 में भारत और दक्षिण एशिया का यह सर्वश्रेष्ठ है वो हवाई अड्डा है, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलोर कर्नाटक वाला, उसको 48वां स्थान मिला। भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसको नाम दिया गया है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स की 5 स्टार हवाई अड्डा टर्मिनल रेटिंग प्राप्त हुई है और यह 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का यह कौन सा भाई? पहला हवाई अड्डा है, ठीक है। तो आपको एक तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इन 2 हवाई अड्डों का नाम है आपको याद रखना है भाई, ठीक है, पटवारी के लिए। और वीडियो बाकी एग्जाम के लिए चांगी भी नाम याद रखेंगे, चांगी सिंगापुर का एयरपोर्ट है भाई, ठीक है। आप देखो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद का है, उनको 56वां स्थान मिला भाई, यानी 32वां दिल्ली को, 48वां केम्पेगौड़ा को और 56वां स्थान मिला है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद को, ठीक है। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैदराबाद जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन करता है, ठीक है, 4थी बार भारत दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ के रूप में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी ये राजीव गांधी किसके लिए किया गया भाई? स्टाफ के लिए किया गया, ठीक है। भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ कहाँ का है? राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका है भाई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हमारा उसके अंदर इतना ही करंट अफेयर्स है। यानी हम बात कर रहे थे पुरस्कार और सम्मान की बात कर रहे थे, और पुरस्कार और सम्मान हमारे मार्च और अप्रैल माह का था भाई। किसका था? मार्च और अप्रैल माह के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान पढ़े हैं वो आप सभी याद कर लेना। अगली क्लास में हम दिसंबर जनवरी फरवरी करवा देंगे, फिर एक क्लास में मई जून का करवा देंगे। तो हमारी जो 15-20 मिनट की 3 क्लासें होगी उसके अंदर हमारा पुरस्कार है वो सम्मान कंप्लीट हो जाएगा। जितना मैं करवा रहा हूँ उनको आप एक पेज लेके बैठो और उनके अंदर शॉर्ट जितना मैं बता रहा हूँ उतना लिखो, ताकि आपके वो रिवीजन में काम आएगी। एक बार पढ़ तो आप पूरा लो, लेकिन फिर जो शॉर्ट चीज़ें हैं वो एग्जाम के लास्ट टाइम में इन चीज़ों को काम आएगा। तो वो चीज़ें आप है वो नोट करते जाए और लिखते जाएँ, ठीक है। चलो।